हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अब और भी अच्छे होंगे, जो कि आपकी आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की जो वैकेंसी है वो आपकी आ चुकी है। तो अब आप अपनी तैयारी में लग जाइए। उसी तैयारी को शुरू करने के लिए जो आज के हमारी क्लास होने वाली है, जिसमें हम करने वाले हैं जीके जीएस का एक प्रैक्टिस सेट, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित है। जो पिछले एग्जामों में आपसे प्रश्न पूछे गए थे वो प्रश्न आपको मैं यहां पर करवा रहा हूं, ताकि आपको अंदाजा लगेगा कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और तैयारी किस प्रकार से आपको करनी चाहिए। ठीक है, किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, उन सभी से मैंने यहां पर प्रश्न रखे हैं। आशा है क्लास आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी और ये क्लास शानदार जबरदस्त होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, मजा आने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी। देखिए जो आंग्ल मैसूर युद्ध चले थे, जो शुरुआत चल रहे थे, तो उसकी यहां पर चतुर्थ की हम बात कर रहे हैं। जो चौथा हुआ था उसकी यहां पर हम बात कर रहे हैं। और उसमें आपसे क्या पूछा गया है कि चौथे जो युद्ध हुआ था एंग्लो मैसूर युद्ध, उसमें किसको मारा गया था या कौन मर गया था। ठीक है, किसकी हत्या हुई थी, यह आपसे यहां पर पूछा गया है। देखिए सबसे पहले बात करें तो इसमें अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य यह हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की क्या हो गई थी, हत्या। कब हुई थी? 4 मई 1799 में। कब हुई थी? 4 मई 1799। लड़ते लड़ते टीपू सुल्तान की हत्या कर दी गई थी युद्ध में ही। इसमें आपका ऑप्शन होगा बी, करेक्ट होगा। अब बात आती कि अंग्रेजों की तरफ से किसने नेतृत्व किया था, तो सबसे मेन जो था इसमें वेलेजली था, साथ में एक और था स्टुअर्ट, जो आपको ध्यान रखना है, और एक था हैरिस। अंग्रेजों की तरफ से वेलेजली, स्टुअर्ट और हैरिस ने नेतृत्व किया था और टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम में चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में लड़ाई लड़ी थी, जिसमें युद्ध में लड़ते लड़ते टीपू सुल्तान की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, आ गई बात समझ में। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा यहां पर, करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत के इनमें से किस राज्य में सांस्कृतिक उत्सव लोसर मनाया जाता है। जो लोसर सांस्कृतिक एक उत्सव है जो हमारे देश के राज्य में मनाया जाता है, वो आपसे यहां पर पूछा गया है कि लोसर किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो कहां पर मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए क्या होगा यहां पर, करेक्ट होगा। देखिए अब ध्यान रखना, यहां पर आपको सिर्फ अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में है, लद्दाख आपको यहां पर नहीं दिख रहा। यदि ऑप्शन में लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश नहीं हो तो लद्दाख आपको करके आना है, क्योंकि यहां भी लोसर महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद गोवा की बात करें तो सिग्मो फेस्टिवल, कौन सा फेस्टिवल, सिग्मो उत्सव या सिग्मो फेस्टिवल जो है वो कहां मनाया जाता है बच्चों, वो मनाया जाता है गोवा में। कहां पर? गोवा में। इसके बाद कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में मनाया जाता है वेरामुडी उत्सव। कौन सा? वेरामुडी जो उत्सव है वो कर्नाटक में मनाया जाता है। नागालैंड की बात करें तो हॉर्नबिल महोत्सव, हॉर्नबिल जो महोत्सव है वो कहां पर मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। तो ये सांस्कृतिक उत्सव है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके कोई भी एग्जाम हो, देखिए उस एग्जाम में जरूर यहां से आपको प्रश्न देखने को मिलता है। फिर से बता रहा हूं, लोसर जो उत्सव है वो अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। गोवा की बात करें तो गोवा में एक सिग्मो उत्सव है जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में वेरामुडी उत्सव है, और नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने, स्थगित करने का अधिकार किसे है। देखिए आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 85। कौन सा? आर्टिकल 85। वैसे संसद से संबंधित हमारा टॉपिक भी आने वाला, क्योंकि हम जो पॉलिटी कवर कर रहे हैं शानदार तरीके से, जिसमें हमने अभी तक 1-2 भाग संविधान के पढ़ लिए हैं, तो ये भी आपको देखने का मिलेगा, इसको अच्छे से पढ़ लेना। यहां पर बात करें आर्टिकल 85 की, तो आर्टिकल 85 के में क्या है
कि संसद के सत्र को सत्रावसान करने, सत्राहूत करने और लोकसभा को विघटन करने की जो शक्ति है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। किसके पास है? राष्ट्रपति। तो पहला तो हमारा ऑप्शन का आंसर करेंगे तो क्या आएगा? डी आएगा, राष्ट्रपति आएगा। अब देखिए, किसी भी विधेयक पर या कोई भी बात पर दोनों सदनों में, लोकसभा या राज्यसभा में अनबन हो जाती है या बात नहीं बनती या किसी बात पर सहमति वो नहीं ले पाते, तो राष्ट्रपति क्या करता है? उनकी संयुक्त बैठक बुलाता है। क्या बुलाता है? संयुक्त बैठक बुलाता है। और इस बैठक में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, और वो पॉइंट क्या है कि इस बैठक की जो अध्यक्षता है वो राष्ट्रपति नहीं करता। देखिए इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहां पर, बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है इनकी बैठक, लेकिन जो अध्यक्षता करेगा वो करेगा आपका लोकसभा अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष जो है वो इस बैठक की अध्यक्षता करेगा। ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। फिर से बता रहा हूं, आर्टिकल 85 में ऐसा वर्णित है, जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 85 है उसकी हम बात कर रहे हैं कि संसद के सत्र को सत्राहूत करने, सत्रावसान करने, स्थगित करने या लोकसभा का विघटन करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, ये हमारे हो गया प्रश्न का आंसर। आर्टिकल के बारे में पता चल गया कि किस आर्टिकल में ऐसा उल्लेख है, आर्टिकल 85 आपका। साथ ही यदि राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है तो उस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ये आपको ध्यान रखना। आ गई बात समझ? चलिए अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? इनमें से कौन सा? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, चारों अलग अलग कर हैं। इनमें से एक ऐसा कर है जो कि अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, और वो आपका है ऑप्शन बी, वस्तु एवं सेवा कर, अर्थात जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या है? एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर के बारे में यदि हम बात करें तो अप्रत्यक्ष कर में जो करदाता होता है वो कर का बोझ किसी अन्य पर ट्रांसफर, किसी दूसरे पर ट्रांसफर कर सकता है। किसमें? अप्रत्यक्ष कर में। और इनमें से कौन सा है? वस्तु एवं सेवा कर, अर्थात जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा को भारतीय संविधान में किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। किसके बारे में पूछा है? शिक्षा, एजुकेशन के बारे में आपसे यहां पर पूछा गया है। सबसे पहले मैं चीजें क्लियर कर देता हूं कि संविधान, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी, वर्तमान में 12 हैं। और जो ये सूची की बात कर रहा है ये संविधान की 7वीं अनुसूची में है। कौन सी में है? 7वीं अनुसूची में। ठीक है, उस 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक है आपकी समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। और आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि शिक्षा को भारतीय संविधान की कौन सी सूची में रखा गया है? तो पहले तो बच्चों ये था ना, ये राज्य सूची का विषय था। किस सूची का विषय था? राज्य सूची का विषय था। लेकिन आपका आया 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके द्वारा इसको शामिल किया गया समवर्ती सूची में। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट होगा। देखिए शुरुआत की थी हमने अनुसूचियों से, हम पहुंच गए हमारे प्रश्न के ऊपर। पीछे का जो टॉपिक है वो भी हमारा क्लियर हो गया कि हमें पता चल गया कि संविधान की कौन सी अनुसूची है जिसमें सूचियों का वर्णन है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, और संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें कितनी सूची हैं? 3 सूचियां हैं, उनमें कितने कितने विषय हैं, ये भी आपको यहां से पता चल गया। ठीक है, कहने का मतलब है इस प्रश्न के इर्द गिर्द जो भी चीजें हैं, जो भी पॉइंट हैं, वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आने चाहिए। फिर इस प्रश्न को याद रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ने वाली, क्योंकि चीजें याद है तो किसी भी प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए आप आसानी से उस चीज को कर सकते हो।
और इसमें पूछा क्या था, शिक्षा के बारे में। और क्यों पूछा था, क्योंकि शिक्षा पहले किसका विषय था, राज्य सूची का विषय था। तो साथ साथ अपने आप को अपडेट करते चलोगे ना, तभी इस जिंदगी में जीवन जी सकते हो। यदि आप अपने को वैसा का वैसा रखोगे तो कुछ चेंज नहीं होने वाला। देखिए, आपको भी पता है कि एक नोकिया का मोबाइल आया करता था, लेकिन नोकिया ने अपने समय के अनुसार खुद को चेंज नहीं किया, तो वो क्या हो गया, इस जिंदगी से खत्म सा ही हो गया। आई बात समझ में? तो उसी प्रकार से चीजों को समझते हुए आपको चलना है। और यहां पर जो शिक्षा का विषय है वो वर्तमान में समवर्ती सूची का विषय है। किसके द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत के उस राज्य की पहचान करें जिसमें बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। बांदीपुर नेशनल पार्क के बारे में आपसे यहां पर प्रश्न पूछा है कि जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में है। सबसे पहले हम बात करें तो उड़ीसा में है आपका भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहां पर है, उड़ीसा में। मध्य प्रदेश की बात करें तो पन्ना है, सतपुड़ा है, बांधवगढ़ है। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां पर है, मध्य प्रदेश में। देखिए, आप सभी को पता होगा मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी बोला जाता है। यहां पर एक सांची का स्तूप भी है। क्या है, सांची का स्तूप। टाइगर स्टेट क्यों बोला जाता है, देश में सबसे ज्यादा जो टाइगर है वो किसमें है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो यहां पर आपसे पूछा है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको यहां पर बताना है। तो कहां पर है आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, कर्नाटक में। ऑप्शन डी यहां पर क्या होगा, करेक्ट होगा। आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें तो पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, क्लियर चीज। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत के पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके काल में की गई थी? जो भारत में पहली मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी वो किसके काल में की गई थी? तो सबसे पहले हम बात करें इसके बारे में तो देखिए, जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, पहले की मैं बात कर रहा हूं, पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा 1835 ईस्वी में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी यहां पर क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर चीज कि भारत में जो पहली मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी वो भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक, उन्होंने 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। अब आपके सामने यहां पर एक ऑप्शन दिख रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनसे संबंधित एक प्रश्न बनता है। वो क्या बनता है कि इन्होंने बंगाल में भूमि बंदोबस्त प्रणाली लागू की थी। क्या लागू की थी, भूमि बंदोबस्त प्रणाली लागू की थी। ठीक है, प्रणाली लागू की थी। लॉर्ड मेयो से संबंधित प्रश्न हम पूछे हैं आपसे तो अजमेर में किसकी स्थापना की थी, मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में भूमि बंदोबस्त प्रणाली लागू की थी। अब मैं यहां पर आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि लॉर्ड कर्जन के समय एक इंपॉर्टेंट कार्य हुआ था, वो कौन सा था, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लॉर्ड कर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण जहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, ठीक है, उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कंदरिया महादेव मंदिर कहां पर स्थित है? देखिए, यहां पर आपसे एक मंदिर के बारे में पूछा है, कंदरिया महादेव मंदिर। सीधा सा यहां से जाहिर हो रहा है कि जो कंदरिया महादेव मंदिर है ये किसको समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। इसका जो निर्माण है एक शासक था गंगदेव, उसने करवाया था। किसने करवाया था, गंगदेव ने इसका निर्माण करवाया था। कहां पर, खजुराहो में। ऑप्शन डी यहां पर क्या होगा, करेक्ट होगा। और खजुराहो आपका कहां पर है, मध्य प्रदेश में। कहां पर है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर किस भगवान को समर्पित है, नाम से ही पता चल रहा है भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण किसने करवाया था, गंगदेव एक शासक था जिसने इसका निर्माण करवाया था। कहां पर है, खजुराहो मध्य प्रदेश में ये स्थित है। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसकी स्थापना सरकार के द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो कब की गई थी? 1974 में की गई थी। ऑप्शन ए यहां पर आपका करेक्ट होगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना, जो आपका केंद्रीय निवारक और प्रदूषण बोर्ड था, अधिनियम जो था 1974, उसके अंतर्गत इस बोर्ड की स्थापना की गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुद्रास्फीति के संबंध में सीपीआई का पूर्ण रूप, जो सीपीआई है आपका, इसका पूर्ण रूप और किस संबंध में या किस संदर्भ में पूछा है? मुद्रास्फीति के संदर्भ में पूछा गया है, तो इसका होगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ऑप्शन सी यहां पर क्या होगा? करेक्ट होगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देखिए सीपीआई का काम क्या है कि जो सीपीआई है ना, ये लोगों के द्वारा, जो लोग सामान खरीदते हैं, उन वस्तुओं के मूल्य और उनकी जो सेवाओं का मूल्य है, उनको क्या करता है? ये मापता है। क्या करता है? मापता है सीपीआई। इसकी फुल फॉर्म क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई की फुल फॉर्म है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि पिघली हुई मैग्मा से बनने वाली चट्टानों को क्या कहा जाता है? पिघली हुई मैग्मा, देखिए ज्वालामुखी के बारे में आपने सुना होगा। ज्वालामुखी से जो तरलीय पदार्थ निकलता आपका, वो मैग्मा होता है। क्या होता है? मैग्मा। अब देखिए यहाँ पर क्या, वो पिघला हुआ जो मैग्मा होता है ना, उससे बनने वाली जो चट्टानें होती हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है आग्नेय चट्टान। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट होगा। एक पॉइंट और यहाँ पर ध्यान रखना है कि आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते? परत और जीवाश्म नहीं पाए जाते। किन चट्टानों में? आग्नेय चट्टानों में। तो क्या पाया जाता है? आग्नेय चट्टानों में धात्विक खनिज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? धात्विक खनिज पाया जाता है। ज्वालामुखी से जो निकलने वाला मैग्मा होता है, उस पिघले हुए मैग्मा से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है, और इन आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म और परत नहीं पाई जाती, इनमें पाए जाते हैं धात्विक खनिज पाए जाते हैं। क्लियर चीजें आ गई बात समझ में कि आग्नेय चट्टानों का निर्माण किस प्रकार से होता है, मैग्मा क्या होता है, आग्नेय चट्टानों में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। केंद्र की मंत्रिपरिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है? जो केंद्र की मंत्रिपरिषद है, कहने का मतलब केंद्र में, लोकसभा में कितने मंत्री अधिकतम हो सकते हैं, यहां पर सीधा सा आपसे प्रश्न पूछा गया है। देखिए वैसे तो कोई निश्चित नहीं था पहले, लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 91वां संविधान संशोधन 2003। इसके द्वारा मंत्रियों की जो संख्या है ना, वो निश्चित कर दी गई। जाहिर सी बात है, कोई भी पार्टी चुनाव जीतती है, लोकसभा का चुनाव जीती, ठीक है, उसमें क्या होता है कि सभी ऐसा जो सांसद होते हैं वो मंत्री बनने के लिए रहते हैं कि मुझे भी मंत्री बनाया जाए। उन पार्टी में खींचातान होती रहती है कि इसको बना दिया, मेरे को नहीं बना दिया, मैं सीनियर था, मेरे को ये पद नहीं दिया, मेरे को दूसरा पद दे दिया। ठीक है, तो इसमें क्या था कि यदि ये निश्चित नहीं होता कि कितने मंत्री बन सकते हैं, तो सभी सांसदों को बना दिया जाए, फिर ही आराम से फिर कोई खिंचातानी नहीं होने वाली। लेकिन ऐसा नहीं है। 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ये किया गया, जिसमें निश्चित किया गया कि लोकसभा के जो कुल सदस्य हैं ना, उनके 15% से अधिक क्या नहीं हो सकते? मंत्री नहीं बनाए जा सकते। ऑप्शन ए यहां पर क्या होगा? करेक्ट। फिर से सुन लीजिए, अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं? लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं बना सकते। 15% तक आप बना सकते हो, 15% तक से अधिक आप मंत्री नहीं बना सकते। आपको बाउंड किया जाता है किसके द्वारा? 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। देखिए ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि जो अधिकतम 15% तक मंत्री बना सकते हैं लोकसभा के कुल सदस्यों का, ये किस संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया? तो वो कौन सा संविधान संशोधन है? 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ये जोड़ा गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। ऐतिहासिक स्थान चोरा चोरी किस राज्य में स्थित है?
देखिए चोरा चोरी के बारे में आपने सुना होगा, हिस्ट्री पढ़ी है तो इसके बारे में भी आपको पता होगा। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, ये उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश के जिले के बारे में पूछे तो वो भी क्लियर कर लीजिए, गोरखपुर जिले में है। कौन से जिले में है? गोरखपुर जिले में है। अब देखिए ये चोरा चोरी जो स्थान है ये प्रसिद्ध कैसे हुआ, ये किताबों में कैसे छप गया, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए चोरा चोरी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित एक स्थान है जहां पर 5 फरवरी 1922 की हम बात करते हैं। 5 फरवरी 1922 की बात करते हैं, एक भीड़ थी और वो भीड़ क्या हो जाती है, बेकाबू हो जाती है अंग्रेजों के विरुद्ध और ज़्यादा क्रोधित हो जाती है। कहने का मतलब वो भीड़ उग्र हो जाती है और वहां पर 22 पुलिस वालों को जिंदा जला देती है। 22 पुलिस वालों को क्या कर देती है? जिंदा जला देती है। इसी वजह से ये स्थान यहाँ का फेमस है, चोरी चोरा नामक स्थान, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। ये डेट आपको ध्यान रखनी है, 5 फरवरी 1922। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? देखिए जो टैगोर पहाड़ी है ना, उसके बारे में बात करें तो ये झारखंड के रांची जिले में है। किस जिले में है? रांची जिले में। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। इस पहाड़ी को मोहराबाद पहाड़ी भी बोला जाता है, ये भी पॉइंट नोट कर लेना। इसी के साथ ही टैगोर पहाड़ी, इसी पहाड़ी पर जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इनके बड़े भाई थे, क्या नाम था? ज्योतिंद्रनाथ था। और इन ज्योतिंद्रनाथ जो इनके बड़े भाई थे, इस पर एक आश्रम था, यहीं पर इनका क्या था? आश्रम था। तो ध्यान रखना, रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई ज्योतिंद्रनाथ जो थे, उनका आश्रम इसी पहाड़ी पर था। ये झारखंड के किस जिले में है? रांची जिले में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है? भारत का पहला बड़ा लौह इस्पात संयंत्र कौन सा है? टिस्को। कौन सा है? टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ऑप्शन सी यहां पर क्या होगा? करेक्ट होगा। देखिए टिस्को के बारे में हम बात करें ना, तो टिस्को की जो स्थापना है वो जमशेद जी टाटा के द्वारा की गई थी। जमशेद जी टाटा के द्वारा कब की गई थी? 1907 में की गई थी। कहां पर की गई थी? सिंहभूम झारखंड में। सिंहभूम झारखंड में सबसे पुराना है ये आपका टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है? देखिए ध्वनि की, इसको समझने से पहले आपको ध्वनि की प्रबलता के बारे में पता होना चाहिए। साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि जो ध्वनि की प्रबलता होती है ना, उसी से पता चलता है कि आवाज धीमी है या तेज है। जैसे मैं धीरे बोल रहा हूं फिर तेज बोल रहा हूं, तो इसका जो पता आपको चल रहा है वो ध्वनि की प्रबलता से चलता है। किससे चलता है? ध्वनि की प्रबलता से चलता है। और ध्वनि की जो प्रबलता है वो किस पर निर्भर होती है? आयाम पर निर्भर होती है। ऑप्शन सी यहां पर क्या होगा? करेक्ट होगा कि जो ध्वनि की लाउडनेस है, जो सॉफ्टनेस है, कहने का मतलब आम भाषा में धीरे बोल रहा है या तेज बोल रहा है, इसको निर्धारित कौन करता है? आयाम करता है। क्योंकि ये पता चलता है प्रबलता से, और प्रबलता किस पर डिपेंड है? आयाम पर। किस पर है? आयाम पर। तो हमारा आंसर क्या होगा? आयाम। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखिए अगला प्रश्न देखिए। एल्यूमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का सही वितरण कौन सा है? एल्यूमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का सही वितरण। देखिए इलेक्ट्रॉनों का सही वितरण के लिए सबसे पहली बात आती है कि आपको एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। तो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक है 13। कितना है? 13। अब देखिए पहले में आते हैं आपके 2, फिर दूसरा जो कोष्टक होता है, जो विन्यास होता है, वो पूरा करने के लिए कितने चाहिए? 8 चाहिए। तो दूसरे में आपके 8 आ गए। अब बचे कितने? 3 बच गए, क्योंकि 10 तो हो गए और एल्यूमिनियम के कितने हैं? 13 हैं। तो 3 बच गए, तो 3 क्या आएंगे? लास्ट वाले में आएंगे। तो ऑप्शन ए यहां पर क्या होगा? करेक्ट होगा। देखिए पहले में आपके 2 होंगे, ठीक है, 2 में कष्टक 1:2 आपने सुना होगा, 2 में कष्टक पूरा हो जाता है। इसके बाद आपका दूसरा जो पूरा करने के लिए 8 होंगे, उसके बाद तीसरे में आपके बचे हुए हैं वो होंगे, कितने होंगे? 3 होंगे। तो इस प्रकार से ये एल्यूमिनियम का क्या है? इलेक्ट्रॉनों का सही वितरण है। उसका परमाणु क्रमांक आपको पता होगा तो आप उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो 13 परमाणु क्रमांक है। ठीक है,
अगला देखिए, मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी रिक्त स्थान के कारण ठंडा रहता है। देखिए हमने देखा है कि गर्मियों में हम मिट्टी के बर्तन जैसे मटका होता है उसमें पानी रखते हैं और वो हमें ठंडा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि जो मिट्टी का बर्तन होता है और मिट्टी के जो घड़ा होता है ना, उसकी जो दीवार होती है उसमें क्या होता है, सरंदर दीवारें होती हैं। कहने का मतलब उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, जिनसे जल क्या होता है, रिश्ता रहता है। जल क्या होता है, रिश्ता रहता है, मतलब उसमें धीरे धीरे जल निकलता रहता है जो वाष्प के रूप में उड़ता है। ठीक है, रिसेगा, वो उठेगा वहां से, और जिससे अंदर का जो पानी होगा वो क्या होगा, ठंडा होगा। तो यहां पर वाष्पन के द्वारा ठंडा होता है। ऑप्शन सी यहां पर क्या होगा, करेक्ट होगा। तो मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में वाष्पन के कारण क्या रहता है, ठंडा रहता है। जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनकी दीवारें सरंध्र होती हैं, मतलब छिद्र, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बारीक बारीक छिद्र होते हैं, जिनसे पानी रिश्ता रहता है और उसी वाष्पन, उससे वाष्पन होता है और उसी वाष्पन के कारण उन मिट्टी के बर्तनों का जो पानी है वो ठंडा रहता है और उस पानी को पीने का मजा ही अलग होता है। आपका फ्रिज जो है ना, फ्रिज का जो ठंडा पानी है ना, वो भी आपको बीमार कर देता है, लेकिन जो घड़े का पानी होता है वो गर्मियों में पीने में बहुत मजा आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट कहा जाता है? वुड स्प्रिट किसको कहा जाता है? मेथेनॉल को कहा जाता है। ऑप्शन सी यहां पर क्या होगा, करेक्ट होगा। अब इसका रासायनिक सूत्र देखिए, CH3OH क्या होता है, CH3OH मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, वुड स्प्रिट किसको कहा जाता है, CH3OH अर्थात मेथेनॉल को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक है। जो लेंस की क्षमता है, जो लेंस की पावर है, देखिए लेंस की क्षमता को सबसे पहले तो P से डिनोट करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, P से दर्शाते हैं। अब लेंस की क्षमता क्या होती है, देखिए आपने लेंस पढ़ा होगा, उत्तल लेंस हो चाहे उत्तर लेंस हो। देखिए जो आपतित किरण आती है, जो किरण लेंस पर गिरती है, उसके बाद वो लेंस से क्या होती है, दूर हटती है या पास आती है, वो तो फोकस बिंदु पर निर्भर करता है, सीधी सी बात है। लेकिन अब उस लेंस कि जो आपतित किरण है वो परावर्तित होगी, या तो इधर जाएगी या ऊपर जाएगी या वापस आएगी। जो परावर्तित होगी, उस आपतित किरण को जो परावर्तित करने की क्षमता है वो क्या होगी, वो क्षमता ही लेंस की क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है, लेंस की क्षमता, जिसको P से दर्शाया जाता है और उसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर। ऑप्शन डी यहां पर क्या होगा, करेक्ट होगा। तो लेंस की क्षमता का जो ऐसा ही मात्रक है वो डायोप्टर होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने ये महत्वपूर्ण प्रश्न किए जो आपके RPF में एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। आशा है क्लास आपको बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और ये क्लास भी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि वैकेंसी आ चुकी है, आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। यदि आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।